हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 26 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर को देख सकते हो। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें आज के लेक्चर में कवर करने हैं। तो बिना कोई ज़्यादा देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। देखिए यूपीएससी की जर्नी के अंदर ना मेंटरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसी बात को समझते हुए हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप सेशंस। सर ये होंगे कहाँ पे? देखो, आप कभी भी हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है दैट इज करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी आप वहां पर जाके हमारा जो मेंटरशिप जोन है वहां पर आपको डेडिकेटेड मेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनके साथ जो भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। एंड इस बेसिस के ऊपर इस मेंटरशिप को पाते हुए आप अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, राइट? अब देखिए, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग बूचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये न्यूज़ में इसलिए रहा पिछले साल के अंदर क्योंकि एक तरह से जब हमने नोटिस किया तो 300 से भी ज़्यादा हमें डेड बॉडीज यहाँ पर देखने को मिली। सर ये है कहाँ पर? देखो, यूक्रेन रशिया क्राइसिस तो हम सुनते ही आ रहे हैं, ठीक है ना? तो कीव जो है ना, उसका एक सब अर्ब में आपको एरिया देखने को मिल जाएगा दैट इज बूचा। यहाँ पर इसको इतने ज़्यादा हमें डेड बॉडीज यहाँ पे देखने को मिली थी। इसको वॉर क्राइम करके भी बात करी गई। काफ़ी लोगों ने इसको जेनोसाइड का नाम भी दिया। ठीक है ना? तो काफ़ी मेजर यहाँ पे न्यूज़ बनी थी। इंडिया ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इसको कि जो भी इसके रिगार्डिंग है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। काफ़ी ने लोगों ने तो ये भी बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह की किलिंग सिविलियन लोगों की, ठीक है ना? वो पहली बार हमें देखने को मिली थी। तो काफ़ी मेजर ये चीज़ न्यूज़ में रही थी। ठीक है, देखो इन जनरल भी आप नोटिस करो, चलो बूचा तो डेफिनिटली है ही है। बाकी भी आप ना लोकेशंस देख लो। एक तो यूक्रेन की आप जानते हो, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ मैंने आपको पहले भी करवाई हुई हैं। एक बार आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, ठीक है ना? कि कौन-कौन सी यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। इसके साथ में देखो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन, ओडिशा, ठीक है? आप जानते होंगे इसके बारे में, ये भी न्यूज़ में रहा काफ़ी। डोनेट्स्क हो गया, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे जो रीजन है दूसरा लुहांस्क रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो डॉनबास वाला रीजन आप जानते हो, ठीक है? खार्किव यहाँ पर है, कीव तो हमने देख ही लिया, चेरनिहिव हो गया, ठीक है? मारियोपोल हो गया, ये सारे लोकेशंस पिछले साल में न्यूज़ में रही हैं, राइट? साथ में आप ब्लैक सी के बारे में भी जानते होंगे, ठीक है ना? ब्लैक सी यहाँ पे हमने बॉर्डरिंग कंट्रीज़ इसकी भी देखी हुई हैं। तो ये सारी लोकेशंस पिछले साल के अंदर न्यूज़ में रही थी। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इन जनरल जो प्लेसेस इन न्यूज़ थी वो आपने कुछ हद तक यहाँ पर देख ली। तो ये सारी लोकेशंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। आई बात समझ में? अब ये तो एक बताओगे आप होमवर्क, साथ ही साथ यहाँ पर पांतानाल वेटलैंड्स कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, कौन सी कंट्री में है, ठीक है ना? क्यों बार-बार न्यूज़ में रहते हैं, ये सारी बातें भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कल हम इसको अकॉर्डिंगली होमवर्क के अंदर देख लेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपका होमवर्क ये है फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन, राइट? अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा एलपीआई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो, अगर आप ना जैसे हमारे मिनिस्टर जी हैं, ठीक है? नितिन गडकरी जी के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, काफ़ी बार ना जब ये बात करते हैं ना, इन्होंने अपनी बातों के अंदर अक्सर लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करी है। देखो, लॉजिस्टिक्स का पहले तो मीनिंग समझो। लॉजिस्टिक्स के अंदर ना सब कुछ आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ का स्टोरेज हो गया, उसको कहीं न कहीं उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसकी पैकेजिंग करना, बेसिकली उसका मटीरियल हैंडलिंग हो गया, उसकी पैकेजिंग हो गया। ये सारे के सारे प्रोसेस को हम एक तरह से लॉजिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब इंडिया में ना जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। नियरली देखोगे आप 13 से 14% हमारी जीडीपी का हो जाता है। अब अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है सर, उससे दिक्कत क्या है? उससे दिक्कत है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है? लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होने की वजह से क्या होता है, वो प्रोडक्ट महँगा हो जाता है और अगर कोई प्रोडक्ट महँगा है, तो क्या होगा? वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हमारी क्या कोशिश है कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कहीं न कहीं हम कम करें, ठीक है? हम कोशिश कर रहे हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर 8% 9% के आस-पास ऑफ जीडीपी देखने को मिलता है, हम इसको कम करते हुए उसके आस-पास लेकर आएँ, ठीक है? अब एक ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा ना एक इंडेक्स निकालते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता कौन है? वर्ल्ड बैंक। अब इंडिया इसी डायरेक्शन में अच्छा काम कर रहा है, लॉजिस्टिक्स के अंदर हमने अच्छा काम किया है, इसी वजह से हमने 6 स्पॉट्स हम ऊपर आ गए हैं। दरअसल अगर आप देखोगे ना तो 2018 का टाइम पे हम 44th रैंक पे थे, अब हमने इसमें इम्प्रूवमेंट करी है, तो जो 2023 का यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स आया है, यहाँ पर हम आ चुके हैं 38th पोजीशन के ऊपर, ठीक है? तो इस सर इंडेक्स के अंदर होता क्या है? देखो, वर्ल्ड बैंक ये बताता है कि कौन सी कंट्री किससे अच्छा कर रही है, जो अलग-अलग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको कैसे उन्होंने टैकल किया,
क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। साथ में ही देखो एक तरह से हमें पता लगता है कि सप्लाई चेन कनेक्शंस कैसे एस्टेब्लिश हैं, कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या हमें लेने की ज़रूरत है, जैसे बॉर्डर कंट्रोल कम करने की ज़रूरत हो सकती है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेड कैसा हो रहा है। तो इस हिसाब से ना कंट्री को पता लगता रहता है कि यार मेरी ना ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, मैं इस पॉलिसी में वर्क कर सकता हूँ। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की आप रिपोर्ट जानते हैं ना, जो पहले निकलती होती थी, उसमें भी तो यही बताता था, एक तरह से कंट्रीज़ को हेल्प करता था कि आप में ये इश्यूज़ हैं, आप इनको टैकल कीजिए। सेम चीज़ लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 139 कंट्रीज़ के अक्रॉस कंपैरिज़न हमें देखने को मिलता है और ऐसा पहली बार है कि स्पीड ऑफ ट्रेड को भी एक इंडिकेटर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इंडिया की रैंक मैं आपको बता ही चुका हूँ, 38th रैंक है। अब यहाँ पर ना आप नोटिस कीजिए, जैसे सिंगापुर रैंक 1 पे है, फिनलैंड 2nd पे, जर्मनी 3rd पे, इस तरह से ये पूरी ओवरऑल रैंकिंग है। ठीक है, इंडिया ने देखो इम्प्रूव किया है रैंक अपना, ठीक है, 6 प्लेसेस हमने जंप किया है, बट ऐसा नहीं है कि हमने हर चीज़ के अंदर जंप किया है। जैसे आप नोटिस करो, कस्टम्स के अंदर हम नीचे गिर गए हैं, ठीक है ना? उसी तरह से ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के अंदर हम नीचे गिर गए हैं। कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया हमने, इंटरनेशनल शिपमेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो कुछ चीज़ों में डेफिनिटली हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, जैसे इंटरनेशनल शिपमेंट्स के अंदर, पर काफ़ी सारी जगह में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि एलपीआई के अंडर इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस है, एंड साथ ही साथ इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पुष्करालू फेस्टिवल। अब इसको समझते हैं। देखो, पहली बात तो ये समझो कि ये 12 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। किसका? तेलुगु स्पीकिंग पीपल का। वो अभी 22 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। देखो, समझने की कोशिश करना। दरअसल में ना हमारे कंट्री के अंदर ना कुछ 12 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गंगा जी के बारे में जानते हो, ठीक है, यमुना हो गए, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से टोटल 12 नदियां होती हैं ना। तो हर साल एक नदी के तट के ऊपर, मतलब एक नदी पे ऊपर, यहाँ पर ये सेलिब्रेशन करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार हमें कहाँ पे देखने को मिली है, इस बार आप देख सकते हो कि जो रिवर गंगा जी है, ठीक है ना, वहां पर हमें ये फेस्टिवल देखने को मिला है। अब अगले साल किसी और नदी पे जाएंगे, जैसे मान लो यमुना पे होगा, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कौन सी कंट्री नेक्स्ट, कौन सी नदी है, बट कहने का पॉइंट है कि इस तरह से हर साल एक एक नदी के ऊपर ये पर्टिकुलर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो अब अगर गंगा जी की टर्न इस बार आई है, तो नेक्स्ट टाइम कब आएंगे? 12 साल के बाद, क्योंकि अगले 11 साल तो और कुछ नदियां चलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन सैक्रेड रिवर्स के ऊपर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पुष्कराम कह लीजिए या पुष्करालू कह लीजिए, ये सेम ही फेस्टिवल है, जो कि वर्शिप कहाँ किसकी की जाती है? इन नदियों की करी जाती है। ठीक है, देखो नदियां का कितना इंपॉर्टेंट आप जानते हो, ठीक है, हम सबकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारे लिए डेफिनेटली वाटर का सोर्स तो है ही है, बट एट द सेम टाइम हम सब मानते हैं ना कि अगर हमने इन नदियों के अंदर, मतलब एक तरह से अगर डुबकी लगा ली, तो हमारे जितने भी पाप थे, जितने भी हमारे सिंस थे, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे बिलीफ माना जाता है, एंड उसकी वजह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल होता है, 12 साल में एक एक रिवर के ऊपर, ठीक है ना। पहले जैसे इस बार गंगा जी के ऊपर हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर किसी और नदी के ऊपर, इस तरह से हर पर्टिकुलर नदी के ऊपर हर साल होता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जो गंगा जी की टर्न आएगी, वो 12 साल के बाद आएगी। इस तरह से ये चीज़ वर्क होती है। ठीक है, अब आप जानते हो हमारा जो राशियां होती है, जो जोडियक साइंस होते हैं, वहां पर भी हमें 12 देखने को मिलते हैं। तो हर रिवर को एक जोडियक साइन के साथ एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो रिवर होता है, वो देखा जाता है कि बृहस्पति जो जुपिटर होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइन था, उस तरह से ये आप देख सकते हो। ठीक है, आप बाकी हम देख चुके हैं, तो 12 जो नदियों की बात कर रहे हैं, वो गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्रणहिता, ये 12 नदियां हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए कि ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, पुष्करालू कह लीजिए या फिर जो पुष्कराम कह लीजिए, ये इंडियन फेस्टिवल है, जो कि 12 साल में हमें देखने को मिलता है। हर पर्टिकुलर नदी पे, हर मतलब 12 साल बाद, और एनुअली इसको सेलिब्रेट हमें किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो और भी थोड़ी मान्यता है यहाँ पर इनके रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिवोटी थे, जो पुष्कर, ठीक है, उनको लॉर्ड शिवा के द्वारा ब्लेसिंग दी गई थी कि वो एक तरह से वो पानी में रह पाएं और इन जो नदियों को एक तरह से प्यूरिफाई कर पाएं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हर पर्टिकुलर नदी के कॉरस्पॉन्डिंग इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है लॉक बिट रैंसमवेयर। देखो, आप लोग जानते होंगे अलग अलग तरह के मालवेयर, जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब देखो, रैंसमवेयर में पता क्या होता है? मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर चला रहे हो, अचानक से मान लो कंप्यूटर आपका लॉक हो गया, और ये बोलेगा कि मुझे ना इतना पैसा दो, तब जाके मैं अपने कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को अनलॉक करूंगा। आई बात समझ में? हो सकता है यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हो यहाँ पे, तो सारी की सारी फाइल्स वहां पे लॉक हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप उसको रैंसम प्रोवाइड करोगे, आप उनको एक तरह की जो फिरौती है, जो पैसा है, उनको ट्रांसफर करोगे, तब जाके आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा। इसी वजह से वर्ड क्या आया है? रैंसमवेयर। आई बात समझ में? और अभी क्या है, ये लॉक बिट इसका नाम है।
ठीक है? तो रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि लॉकबिट रैनसमवेयर जो है ना, वो मैक डिवाइसेज़ को, जो एप्पल वाली डिवाइसेज़ होती हैं, उनको एक तरह से टारगेट कर रहा है। पहले इसका नाम एबीसीडी सॉफ्टवेयर भी था, ठीक है? पर धीरे-धीरे इसका नाम हमने चेंज करके लॉकबिट ऑफ रैनसमवेयर हमने रख दिया है, रैनसम पेमेंट माँगी जाती है बदले में, राइट? अब यहाँ पर इसको ना एक तरह की क्रिप्टो वायरस का भी एक सब क्लास माना गया है। क्यों? क्योंकि देखो एक तरह से बोला गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसा दो, तो वो बातें हो गया। अब ध्यान में रखना यहाँ पर आम लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर किसको टारगेट किया जा रहा है मेजरली? आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन हो गया, ये जो कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। इंडिविजुअल्स को बहुत ही कम यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। अब इसको आप रैनसमवेयर एज़ अ सर्विस की तरह भी मान सकते हो। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें सिंपल सी बात है कि अपने आप ये फैलता रहता है, ठीक है? कोई एडिशनल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए होती इसको, अगर एक बार इन्फिल्ट्रेट कर गया। आप लोग ना देखो फिशिंग के बारे में जानते होंगे, एफ वाला नहीं, PHISHING के बारे में, फिशिंग। देखो कई बार क्या होता है, मान लो आपको एक मेल आया, अब मेल में ना आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट है। मान लो मैं आपको बताता हूँ, मान लो आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट का नाम है ICICIBank.com या इस तरह से कुछ, मतलब मान लो। अब होगा पता क्या, यहाँ पर आपको क्लिक करवाया जाएगा ICICI banks.com के ऊपर। अब ये वाली जो दूसरी वाली वेबसाइट है ना, ये गलत वेबसाइट है, ये वाली सही वेबसाइट है। और आप जब इस वाली दूसरी वाली वेबसाइट को खोलोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं सही वेबसाइट पे ही खोल रखा हूँ। फिर वहाँ पे हो सकता है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स माँगे, कुछ आपसे ओटीपी माँगे, एंड उसके वजह से आपका जो पैसा है वो निकल जाए। ठीक है? इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं फिशिंग, कि आपको एक तरह से पागल बनाया जा रहा है कि जो एक्चुअल वेबसाइट थी और जो नकली वेबसाइट है, तो नकली वेबसाइट ऐसे बनाई जाती है कि बिल्कुल असली वेबसाइट के जैसे लगे, पर वहाँ पर गलत तरह से आपको पहुँचाया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुरा ली जाती है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इसको बोलते हैं फिशिंग। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर रैनसमवेयर के अंतर्गत भी, कि आपको पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, जो हम जनरली इमेजेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उसके थ्रू डिस्गाइज़ करके कुछ एग्जीक्यूटेबल एन्क्रिप्शन फाइल्स उसके थ्रू ट्रांसफर करी जाती हैं। तो आपके सिस्टम को पता नहीं लगता, ठीक है ना? आपके सिस्टम का जो डिफेंस है, बेसिकली जो एंटीवायरस है, वो उसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड इस तरह से आपके वो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली एक बार उसने आपका एक्सेस ले लिया, फिर कहीं न कहीं वो अकॉर्डिंगली फैलता जाएगा, एंड उसके बेसिस के ऊपर आपका जो सिस्टम है, उसके अंदर जो प्रॉपर डेटा है, उसके रिगार्डिंग इश्यूज़ आ सकते हैं। फिर वो आपसे पैसा माँगेगा, तब जाके आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर जो लॉकबिट रैनसमवेयर है, वो वर्क करता है, राइट? अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ ज़फ़र महल। देखो एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कंजर्वेशन वर्क स्टार्ट किया है कहाँ पे? ज़फ़र महल, जो कि साउथ दिल्ली के महरौली में है। देखो आप लोगों ने शायद कुतुब मीनार को विजिट किया होगा ना, तो कुतुब मीनार दिल्ली में कहाँ पर है? वो महरौली में ही है, ठीक है ना? तो वहीं पर पास में आपको ज़फ़र महल भी देखने को मिलेगा, तो ये सदर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है? ये आखिरी स्ट्रक्चर है जो कि मुगल्स के द्वारा बनाया गया था, और मुगल फैमिली के लिए समर पैलेस की तरह काम करता है। तो देखो इसको बनाया गया था किसकी मेमोरी के अंदर? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये नाम आप ध्यान में रखोगे, जो कि बहुत ही फेमस सूफी सेंट हुआ करते थे। अब यहीं पास में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी की आपको दरगाह भी देखने को मिल जाएगी। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, वो स्टार्ट करवाई गई थी एम्परर अकबर शाह टू के द्वारा, और इसको फिर ख़त्म करा गया था बाय बहादुर शाह ज़फ़र, जो 1857 रिवोल्ट के टाइम नहीं थे, मुगल एम्परर, उनके टाइम पे इसको ख़त्म किया गया था, और उसी से कहीं न कहीं इनका नाम पड़ा है इस जगह का, ज़फ़र महल। यहाँ पर आपको 2 कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएँगे। एक देखो जो महल है, ठीक है? ज़फ़र महल जो है, वो महल है, ठीक है? तो पैलेस, एंड साथ ही साथ इसके दूसरा जो है, दैट इज़ एंट्रेंस गेट, जिसको कि हाथी गेट के नाम से भी जाना जाता है। देखो ज़फ़र महल के अंदर आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिनोटैफ्स होते हैं, सिनोटैफ्स क्या होते हैं? जो एक तरह के जो टूम्स होते हैं ना, उनको बात करी जाती है, जो एम्प्टी टूम्स होते हैं, कि मान लो किसी की डेथ होगी और उनके जो अवशेष होते हैं, वो वहाँ पे रखे जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको ज़फ़र महल के अंदर देखने को मिल जाएँगी। साथ में ही एक बहुत ही फ़ेमस फेस्टिवल है, जिसको बोलते हैं फूलों की सैर, वो भी यहीं से स्टार्ट होता है, और एक जो फेस्टिवल है, इसको स्टार्ट किया गया था बाय ख्वाजा बख्तियार काकी एज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। अब पहले तो ये समझो कि आखिर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? रिलीज़ किया गया है डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की, जो यूएन की एक क्या है? स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है, ठीक है? यूएन की स्पेशल एजेंसी हमने डिस्कस करी हुई है, तो उनमें से एक क्या है? डब्ल्यूएमओ। तो डब्ल्यूएमओ ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। अब देखो इसमें आप समझते होंगे, इस तरह की रिपोर्ट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो इस रिपोर्ट में होता क्या है? यही बताते हैं कि बहुत ही इंटेंस वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे दुनिया भर के अंदर, ठीक है ना? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेज़ का क्या लेवल है, टेम्परेचर, सी लेवल राइज़,
ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन हीट, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी है। थोड़ा अगर आप देखना चाहो जो कि आपके मेंस के अंदर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने पाया है कि पिछले पास्ट डिकेड के अंदर 4.62 मिलीमीटर ऑन एन एवरेज हमारा जो सी लेवल है वो राइज हुआ है। ठीक है, इसके पीछे कारण आप सभी जानते हो। ठीक है, जो वर्ल्ड के ग्लेशियर हैं वो मेल्ट करते जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से मेल्ट करते जा रहे हैं। जैसा 2 डिकेड्स पहले होता था उससे दुगनी स्पीड से अब ये कहीं न कहीं ग्लोबल सी लेवल बढ़ रहा है। साथ में ओशंस की बात करें तो बिल्कुल वार्मेस्ट है, ठीक है, इस टाइम पे। साथ में 58% जो ओशन सर्विस है उन्होंने कहीं न कहीं मेरीन हीट वेव को एक्सपीरियंस किया है। इंडिया के केस में अगर हम बात करें ना, तो हीट वेव्स की वजह से क्या हुआ है, हमारी जो व्हीट की क्रॉप है, ठीक है, उसकी यील्ड कम हो गई है, ठीक है, और इसी वजह से व्हीट कम हो गया, तो अकॉर्डिंगली हमने व्हीट एक्सपोर्ट को भी बैन करना पड़ा, क्योंकि व्हीट की कमी नहीं होनी चाहिए इस वजह से। तो हीट वेव ना बहुत ही मेजर इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, एंड ये 30 टाइम मतलब ज़्यादा लाइकली हो चुकी है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। अब थोड़ा डब्ल्यूएमए के बारे में जान लेते हैं, जो कि क्या है, यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1950 के अंदर। इंडिया भी बिल्कुल इसका मेंबर है। यहाँ पर आपको टोटल 192 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज देखने को मिल जाएंगी। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये क्या है, एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ था। राइट, तो ये कुछ टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था कि इनमें से कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनका हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं देखने को मिलता। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र देखने को मिलता है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर्म होती हैं। सर एग्जाम्पल बता दो। देखो, जैसे आप देखो हमारा आर्टिकल 324 क्या बात करता है, ये बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसी तरह से आर्टिकल 280 किसकी बात करता है बताओ? फाइनेंस कमीशन की बात करता है, ये भी है। एनसीएससी, ठीक है, 338 के अंदर देखने को मिल जाएगा। 338 ए भी जानते हो आप, एनसीएसटी की बात हो गया। ठीक है, उस तरह से हमारे यूपीएससी भी आपको देखने को मिल जाएगा, आर्टिकल 315 से 323। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल का आपका आर्टिकल 76 हो गया, एडवोकेट जनरल का आर्टिकल 165 हो गया, स्कैग का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 148 से 151 आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी बॉडीज क्या हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जिक्र देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड ये जो स्पेशली अगर 1 और 2 की बात करूं, अब तो चलो इनका उतना जिक्र होता नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र आपको नहीं देखने को मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम हम बात करते हैं ना नीति आयोग की, तो नीति आयोग को भी इनफैक्ट ना बनाने के अंदर ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है इसका, ना ही हमें कोई लॉ के अंदर देखने को मिलेगा। तो नीति आयोग क्या है, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र नहीं देखने को मिलता। बात करें अगर हम देखो जोनल काउंसिल की, तो जोनल काउंसिल क्या है, जोनल काउंसिल दरअसल में स्टैट्यूटरी बॉडी है। सर स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है? देखो 1956 में हम एक एक्ट लेकर आए थे, कौन सा एक्ट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये सभी को याद होगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। ठीक है ना, तो इस एक्ट के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने 5 जोनल काउंसिल्स को हमने यहाँ पर बनाया था। गेटिंग द पॉइंट। उसी तरह से एक हमने छठी भी एक ना जोनल काउंसिल बनाई थी, वो कौन सी थी? वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के रिगार्डिंग थी। उसके लिए हमने नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट बनाया था 1972 के अंदर। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये कुछ हमें जोनल काउंसिल्स देखने को मिलती हैं। तो जोनल काउंसिल क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और 1 और 2 तो बिल्कुल थी ही नहीं, तो वो तो हमें पता ही लग गया। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था कि इनमें से कौन से बॉडीज का मेंशन नहीं मिलता हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बिल्कुल तीनों के तीनों का यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जिक्र नहीं देखने को मिलता। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से बिल्कुल सोच के अच्छे से ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर अच्छी होती है तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलती का स्कोप नहीं रहता। अब आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए उनके बेसिस के ऊपर आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको पांचों क्वेश्चंस बताए थे उनका क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहले हमने बात करी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, देखो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट का आंसर बन गया फॉल्स। दूसरा है प्रयाग प्लेटफॉर्म। सर प्रयाग प्लेटफॉर्म क्या था? देखो इट स्टूड फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस, किसका? जो हमारी रिवर्स हैं यमुना, गंगा एंड उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी यहाँ पे बात करी थी। ठीक है ना, और हमने देखा भी था कि कैसे हम रियल टाइम के बेसिस के ऊपर हम देखना चाहते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, वाटर क्वालिटी कैसी है, तो डैशबोर्ड के माध्यम से ये सारी चीज़ हम करना चाहते थे। ठीक है ना, और इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ही लॉन्च किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट कैरीकॉम, क्या यहाँ पे टोटल 57 मेंबर कंट्रीज हैं? द आंसर इज फॉल्स। देखो कैरीकॉम मतलब था कैरिबियन कम्युनिटी। ठीक है, और यहाँ पर हमें टोटल 15 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। चौथा स्लॉथ बियर, क्या आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। क्यों?
क्योंकि ये इसका वल्नरेबल स्टेटस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पांचवा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या राजस्थान में देखने को मिलती है? सर ये बात भी फॉल्स है। देखो ये चीतास ना बार बार न्यूज़ में आते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी डेथ भी हमें देखने को मिली है, ठीक है, तो बार बार ना हमने मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बता चुका हूँ इनका आईयूसीएन स्टेटस। बहुत सारे लोगों ने कल के कमेंट सेक्शन में भी बताया था, ठीक है, तो द थिंग इज कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है ना, उन्होंने बात करी थी कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसको डेवलप किया जाएगा एज अ सेकेंड होम फॉर चीतास, इसलिए न्यूज़ में था। तो यहाँ राजस्थान नहीं है, ये मध्य प्रदेश हमें देखने को मिलता है, तो पांचवा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर एंड साथ ही साथ जो मैंने आपसे रिगार्डिंग होमवर्क के लिए आपको दिए हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो पॉलिटी का दिया है कि बिल को अगर जॉइंट सिटिंग के लिए रेफर किया जाता है, पांतानाल वेटलैंड्स एंड साथ ही साथ जो कुछ मैंने और आपको क्वेश्चंस दी थी कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप माई टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।